वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने यह इतराफ़ किया है कि 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद आलमी डोनर्स की जानिब से किए गए वादों को हकीकत में बदलने के लिए पाकिस्तान खातिर खा मंसूबे पेश करने में नाकाम रहा। जेनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में 10.9 अरब डॉलर इमदाद के वादे किए गए थे, मगर पाकिस्तान इसमें से सिर्फ 20% ही हासिल कर सका। ये सूरत हाल इस बात की अक्कास है कि हमारी मनसूबाबंदी और इदारा जाती इस्लाहात में कितनी बड़ी कमजोरी मौजूद है। 2022 के सैलाब में नुकसानात का अंदाज़ा 14.9 अरब डॉलर और बहाली की ज़रूरियात के लिए 16.3 अरब डॉलर का तखमीना लगाया गया था। 3 साल बाद भी बहाली के लिए दरकार फंड्स में से 20% से भी कम खर्च हो सके हैं, जबकि आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को आइंदा 7 साल में तरक्की और माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए 348 अरब डॉलर दरकार होंगे। ये आदादो शुमार इस हकीकत की निशानदही करते हैं कि अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो आइंदा आने वाली आफात मजीद तबाहकुन साबित हो सकती हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने तस्लीम किया कि सरकारी इदारों में बदउनवानी सबसे बड़ी रुकावट है। दरियाओं के किनारे घरों और होटल्स की तामीर को उन्होंने इंसानी जानों के बड़े नुकसान की वजह करार दिया और कहा कि हमें माजी से सबक सीखते हुए आइंदा ऐसी गलतियों से गुरेज करना होगा। असल सवाल यह है कि क्या हुक्मरान माजी की इन तल्ख हकीकत सीख कर मुस्तकबिल के लिए पायदार हिकमत अमली अख्तियार करेंगे या फिर हर नए सैलाब पर दुनिया से मदद की अपील करते रहेंगे। क्या 348 अरब डॉलर की ज़रूरत को सिर्फ आदादो शुमार में गिनवाया जाएगा या इसे हकीकत बनाने के लिए अमली कदम भी उठाए जाएंगे? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल इस तरह से 2022 सैलाब के बाद पाकिस्तान डोनर्स को काबिल अमल मंसूबे पेश करने में नाकाम रहा। वज़ीर ख़ज़ाना का इतराफ़, क्यों पाकिस्तान नाकाम हुआ? ज़ैगम साहब। आयशा, सबसे पहले तो मैं औरंगज़ेब साहब की जो क्लैरिटी है उसको सलाम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा 2 चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, एक क्लाइमेट चेंज है और दूसरी आबादी है, और दोनों लिंक्ड हैं। और ये दूसरी बात है जिसका लफ्ज़ उठाते हुए भी, बात करते हुए भी जो ज़बान है वो तोतली हो जाती है हमारे हुक्मरानों की। हमसे ज़्यादा बेहतर मुसलमान मैं कहूँगा, एक तरफ ईरान एक तरफ बांग्लादेश, उन्होंने अपनी आबादी की रफ्तार हमसे आधी कर ली। आज जो तबाही आपको नज़र आ रही है इसकी बहुत बड़ी वजह वो आबादी है जो अनकंट्रोल्ड है, जो वहाँ घुस रही है जहाँ नहीं होना चाहिए। आज पाकिस्तान में 8 करोड़ अफराद बांग्लादेश से ज़्यादा हैं। जब 71 में हम अलग हुए थे तो उनकी आबादी हमसे कम थी। अब देखें जो वादे किए गए 10 बिलियन डॉलर के और 20% आए, और 20% में भी 80% कर्ज हैं। ये जहन में रखिए, कर्ज ही ले रहे हैं हम, और ये मसलों का हल नहीं है। और उसकी वजह है, अब देखिए वादे क्यों नहीं, अब जो उन्होंने कहा कि हम बैंकेबल प्रोजेक्ट ही नहीं बना सके। भैया आप कैसे बनाएंगे? कुछ चीज़ें तो आपने उठा के गैर मुल्कियों के हवाले किए हुए हैं। आपने बच्चों की सेहत गैर मुल्कियों के हवाले की हुई है। बैनुल-अक़वामी अदारे देंगे, वो पैसे देंगे, वो इमदाद देंगे, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपके प्रोजेक्ट लिखेंगे भी वो। क्लाइमेट चेंज पर भी आप बैठे हैं, गैर मुल्की इदारे आएंगे, बैनुल-अक़वामी इदारे आएंगे, कंसल्टेंट लाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बाहर वाले आपको पैसे देंगे। हम जिन इदारों की बात कर रहे हैं तो हम इसेंशली ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हम उस ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं जहां हम हर अहम ओहदे पर डीसी साहब बैठा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन छाई हुई है, जो जिले को कंट्रोल करते हैं वो आके फिर क्लाइमेट चेंज भी संभाल रहे होते हैं। कोई टेक्निकल सलाहियत है ही नहीं किसी तरह की। हमने सेहत की, तालीम की, क्लाइमेट चेंज की, एनर्जी की, उस तरह के तो काडर आपने बनाए ही नहीं है। आपने तो उस तरह की ब्यूरोक्रेसी ही नहीं बनाई जो टेक्निकल और जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना कर सके। फिर एक बार रूमी साहब से माजरत, यहां तो फ्रेंच जुबान और मिर्जा गालिब का इम्तिहान देकर आप CSS करके आ जाते हैं। आपका अब्बा संभालेगा क्लाइमेट चेंज के मसलों को? नहीं संभाल सकते। फिर बैंकेबल प्रोजेक्ट कौन बनाएगा? 1960 में फिर आप मिन्नत करेंगे कि भाई जी, वो कहते हैं कि बाहर से कोई कंसल्टेंट भेज दो, उनको भी डॉलर दे दो, साथ हमारे डॉलर भी ले आओ। उसमें सब घुसने के चक्कर में होते हैं बाबू। बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट में हमारी भी दिहाड़ी लगे। इससे ज्यादा कोई सलाहियत नहीं है। तो आपको इदारों की सलाहियत बनानी है। बहुत बड़े चैलेंजेस सामने हैं। आपने माशरे की रेजिलियंस बनानी, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेजिलिएंट बनाना। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, 2022 की इमदाद का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है। 2025 का सैलाब आ गया है।
हुक्मरान भी वही और निज़ाम भी वही है, जैसे जैगम साहब बात कर रहे हैं, तो फिर बेहतरी की उम्मीद रखना तो मेरी आपकी हम सब की सादगी होगी। देखिए, सबसे पहले तो जैकब साहब से को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे फ्रेंच पढ़कर मैंने मुकाबले का इम्तिहान नहीं दिया था। मैं माशियात का तालिब इल्म था इसलिए थोड़ी बहुत मुझे भी समझ है जैकब साहब, आपसे माजरत के साथ। लेकिन जो उन्होंने बात कही है बिलअमूम मैं उससे इत्तेफाक आप करता जरा हूँ। पेपर्स गिनवा दीजिए, किस किस चीज के पेपर्स दिए थे रोमी साहब, क्विकली चलिए। पेपर्स गिनवा दीजिए, कौन कौन से पेपर्स आपने सेलेक्ट किए थे, गिनवा दीजिए मुझे जरा। बदलने जा रहे बता हैं, दीजिए। सिस्टम्स हाँ जी। एमसीक्यूज पे लेके जा रहे हैं अब वैसे। नहीं बता दीजिए, उसमें पेपर गिनवा मुताला- दीजिए, पेपर जल्दी से गिनवा दीजिए। मुताला जी, बताइए। पाकिस्तान सरे फहरिस्त था तो इसलिए सब समझ लिया इन्होंने, और भी बस मुताला और भी बताइए पाकिस्तान। सर, शर्माए नहीं, बता दें जरा, बता दें, पेपर्स की हम- लिस्ट हम बता करें। दें। नहीं, आप सही मुताला कह रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, बताया ना। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। नहीं दूसरे शर्मा कि हमारे रहे, यहाँ- ये शर्मा रहे, ये बता नहीं रहे। सर वो ख्याल कर रहे हैं आपके तमाम एसीज डीसीज और यार, तमाम हो आने गया वाले लोगों का ख्याल कर रहे हैं, हाँ, वैसे सिस्टम बिल्कुल, बदलने जा रहा है बिल्कुल। एफपीएससी। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। हाँ। जैकब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने अपनी मरकजी हुकूमत में, सूबाई हुकूमतों में वो कैपेसिटी नहीं उस तरह से डेवलप की, और जो की है, जो टेक्निकल लोग होते हैं वो हमेशा उनके पास कम इख्तियारात होते हैं और वो मरहूने मिन्नत होते हैं जर्नलिस्ट के। वो जब चाहे उनको निकालें, जब चाहे उनको रखें। तो ये बात तो दुरुस्त है, मगर जहां पर आते हैं बात डोनर्स को काबिल अमल मंसूबे पेश करने की, देखिए सारी चीज डोनर्स के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। जब पिछले फ्लड्स आए थे तो आपको याद है कि पाकिस्तान की इतनी हजीमत हुई कि हम फिर से पहुंच गए, मेरा नाम है मंगू, कि जी हमारी मदद करो, हमने ये हो गया वो हो गया। तो लोगों ने कहा हम आपकी मदद क्यों करें, क्या आप अपनी मदद करने के काबिल हैं? क्या आप अपने वसाइल को सही तरीके से बरूए कार ला रहे हैं? क्या आपने अपने मुल्क में करप्शन का कुला कमा किया है? क्या आपने अपने मुल्क में कैपेसिटी बढ़ाई है? ये तो साल हर साल से आपके यहाँ कुदरती आफात आ रही हैं, आपने तैयारी की? ये सवालात हुए थे और ये वर्ल्ड फोरम्स पर हुए, ये बायलैटरल गवर्नमेंट से हुए। और मैं समझता हूँ कि शर्मनाक बात थी, खैर उस वक्त चूंकि मुल्क एक क्राइसिस में था हमने ज्यादा नहीं कहा, लेकिन अब ये रिपीट करने की जरूरत नहीं है। क्या स्वात के किनारे के ऊपर दरिया बनाने के लिए आपको बैरूनी इमदाद चाहिए कि वहां पे होटल बने? आप होटल को रोकना तो किसका, गवर्नमेंट का काम है। क्या रावी के किनारे, दीगर दरियाओं के किनारे जो कुछ काम किया है, क्या उसमें आपको उसके लिए भी बैरूनी इमदाद चाहिए? क्या मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए भी बैरूनी इमदाद चाहिए? कतन नहीं। और पाकिस्तान में हमेशा से मेरा ये मानना है और मैं इस पर कायम हूं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान के पास वसाइल भी हैं, यहाँ पे सैकड़ों अरब रुपए कलेक्ट होते हैं, उनकी तकसीम और उनका इस्तेमाल गलत होता है। उसमें से पैसे हड़प कर लिए जाते हैं। बड़े बड़े ये जो सारे माफियाज बैठे हुए हैं, हर रोज हम बात करते हैं, चीनी माफिया, एक्सपोर्टर माफिया, ऑटोमोबाइल माफिया, ये सारे कहां से सब्सिडी लेते हैं? आपकी और हमारे टैक्सेस से वेरी वैलिड पॉइंट्स रज़ा रूमी साहब, और खुद वजीर खजाना के इदारों में बदउनवानी सबसे बड़ा मसला। शहजाद साहब, इतनी बड़ी आफात के बाद ज़रूरियात जो हैं उनके तखमीने कागज़ों की नज़र क्यों रहते हैं? अमली इक़दामात में रुकावटें क्या हैं, क्यों हैं? अच्छा आयशा, ये सवाल तो औरंगजेब साहब के बारे में था, लेकिन मैं उनको छोड़ के ख्वाजा आसिफ के पे जाना चाहता हूँ। जब उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी का और उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत ब्यूरोक्रेसी है और ये इसको काम नहीं पता, ना ये काम करते हैं, मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा फाइनली एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो कि उम्र के हिस्से में आके सच बोलना शुरू किया, जिसने क्या ज़बरदस्त बात छेड़ी है। और अब इसके ऊपर ज़रूर कोई ना कोई इंशाल्लाह, वो पता लगा है कि कोई एडिशनल डिप्टी कमिश्नर था, उसका कोई मसला था सियालकोट में, जिसकी वजह से ये सारा मसला छिड़ा और वो बात वहीं की वहीं रह गई, जो ब्यूरोक्रेसी को सिविल सर्विस रिफॉर्म करने वाला जो काम था। यानी अंदाज़ा लगाइए कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के साथ मसले की वजह से हमारा पॉलिटिशियन बात तो करता है, लेकिन सिविल सर्विस रिफॉर्म जो कि एक इंतहा की ज़रूरत है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जिक्र नहीं करता। जो जैगम साहब ने स्पेशलिस्ट का जिक्र किया और ब्यूरोक्रेसी को स्पेशलाइज करने का जिक्र किया, 100% दुरुस्त है, इसकी ज़रूरत है। और क्योंकि जाहिर है कि आज के ज़माने के अंदर जब तक आपको नॉलेज नहीं है, तो ये जो DMG वाला जो सिलसिला है, अब इसको कम से कम तर होना चाहिए। यानी यही लोग बैठ के फाइनेंस में भी बैठ के फैसले करते हैं, यही फ्लड की और क्लाइमेट की भी हमें एडवाइस देते हैं, और ये तमाम के तमाम बड़े काबिल लोग भी हैं, रूमी साहब जैसे। लेकिन ये है कि हर जगह आप रजा रूमी को तो बैठा नहीं सकते हैं ना, तो जान नहीं है वहां पे क्या होगा। दूसरी बात, एक जमाने में फ्लड रिलीफ ड्रेन्स के बोर्ड आपको जगह जगह
جب آپ دیہاتوں میں جاتے تھے مختلف جگہوں پہ تو یہ نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ وہ کسی عقل مند نے اس زمانے میں 60s کے اندر یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ جو فلڈز جب آئیں گے تو ان دریاؤں کے اندر، تو ان کے لیے جو پانی کا بہاؤ ہے اس کو کم کرنے کے لیے دریاؤں کے اندر یہ طریقے ہم نے نکالے۔ اب وہ تمام کے تمام جو فلڈ ریلیف ڈرینز ہیں وہ بھر چکے ہیں، وہاں پر زمینیں آباد ہیں، لوگوں کے گھر آبادی ہیں۔ تو یہ اگر بیوروکریسی کو اور وزارتوں کو اور ان لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو ان کو اس کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، وہ کہ اس کا تعلق پہلے سوال سے ہے۔ تیسرا فائنل ایک اور چیز آپ نے پوچھا یہ کیوں نہیں کرتے، مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جب انہوں نے، جس نے کبھی کچھ نہیں کیا اور کسی نے ان میں سے کچھ نہیں کیا آج تک فلڈ کے معاملے میں یا کسی اور معاملے کے معاملے میں، چاہے پالیسی کا تھا چاہے کسی اور، ابھی فلڈز آئے ہیں نا، ابھی فیلئرز ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بڑا کام ہوا، بھائی پنجاب میں کام ہوا ہوتا تو ہم یہ مصیبت نہ دیکھنی پڑتی جس طریقے سے بھی ہے، چاہے ایک دم سے سڈنلی آئی، لیکن ایک قسم کا کوئی پلان کہ انہوں نے کتنی میٹنگز کی فلڈ کی، پرائم منسٹر نے کتنی کی، چیف منسٹرز نے کتنی کی، اور اگر نہیں کی تو پھر یہ کس کا فیلئر ہے؟ انہی کا فیلئر ہے نا، ہماری لیڈرشپ کا۔ اب اگر لیڈرشپ کا فیلئر ہے تو اس کا ریٹریبیوشن کیا ہے، اس کا ان کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ ذرہ برابر بھی نقصان، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ یہ فیل نہیں ہوں گے، یہ اب وزیر اعظم بنیں گے یہاں سے، تو جو چیف منسٹر کچھ نہیں کر پاتا وہ اٹھ کے بعد وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ یہ فلڈ ایسے ہی آتے رہتے ہیں، ڈینگی ایسے ہی آتا ہے، بیماریاں ایسے ہی آتی ہیں۔ ویلڈ پوائنٹ ہے۔ حماد صاحب، اوپر بات ہوئی اداروں کی صلاحیت پر، پھر پینلسٹ نے کہا کہ حکومت نے کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی، مگر وزیر خزانہ نے تسلیم کیا ہے کہ سرکاری اداروں میں بدعنوانی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں تو ان کے بھی علم میں یہ بات ہوگی، تو اسی کو چیلنج کیوں نہیں سمجھ لیتے سب سے پہلے بڑا چیلنج کہ اس کو ختم کیا جائے بدعنوانی کو؟ میں ساری ان چیزوں کا ذکر کروں گا جو ہمارے اختیار میں تھیں، اب بھی ہیں، اور جو ہم نہیں کر رہی ہیں کوئی باہر سے آ کے نہیں کرے گا۔ جس طرح کہ ہم یہ ذکر کرتے رہتے ہیں نا جنگلوں کا، تو سب کو معلوم ہے یہ بہت اہم چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر جب بارشیں اور سیلاب آتا ہے تو جنگل سارا بہ کر کیمروں کے سامنے آ جاتا ہے، جنگل سے کٹا ہوا جنگل، وہ آپ کاٹ دیتے ہیں سارا، اور آپ سب مل جل کے کاٹتے ہیں، ہم تو یہی سمجھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ یہ تجاوزات جو ہوٹلز ہم کہتے ہیں کہ دریا کے کنارے بنے ہوئے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے، یہ ہم بار بار دہراتے رہتے ہیں باتیں، اور ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اسی طرح معاملہ سال سے چلتا جا رہا ہے۔ اچھا، جیسے زیغم صاحب نے اشارہ کیا، یہ سارا معاملہ کچھ بڑی تصویر سے جڑا ہوا بھی ہے، یعنی جیسے آبادی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، بنیادی بات ہے، آپ 25 کروڑ لوگ، اس طرح کی ایک پٹی آپ کا ملک، تو وہ لوگ کہاں جاتے ہیں پھر؟ وہ ان سب علاقوں میں وہاں آبادی ہے جو آپ نے سمجھا کہ یہ پلینز ہیں، فلڈ پلینز جنہیں آپ کہتے ہیں، جہاں پانی آنا ہوتا ہے سیلاب کا، یا اس کے علاوہ جو بھی علاقے خطرناک ہیں وہاں سب آبادی پھیلی ہوئی ہے۔ اس سے جڑی ہوئی بات جو ہے، جو سب سے اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک میں غربت ہے۔ آپ آسانی سے کہہ دیتے ہیں 42% لوگ خطۂ غربت سے گر گئے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جہاں سینگ سمائے، اور ایسی جگہ جہاں کوئی متمول لوگ تو کیا رہیں گے، مڈل کلاس وغیرہ بھی نہیں رہتی، تو یہ فقراء، غربا، مساکین، یہ جا کر ان بستیوں میں بس جاتے ہیں، یعنی دریا کنارے جھگیاں لگا کر اور چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر، اور اس طرح وہ علاقے سارے جو ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ 170 کے قریب جو ڈسٹرکٹس ہائی رسک قرار دیے گئے ہیں فلڈ کے حوالے سے، ان کی اکثریت میں یہ 42% لوگ رہتے ہیں، جو کہ بڑھنے جا رہے ہیں، اور ورلڈ بینک کہتا ہے کہ 2050 تک ہر دوسرا گھر جو ہے اس کا یہی حال ہوگا۔ اب آپ بے قرار لگ رہی ہیں، ہم مقافات عمل کے دہانے پر کھڑے ہیں، یہ معاملہ اور بگڑ رہا ہے۔ تو بات صرف چھوٹی سی ایکشن اور اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔